धामणी किरण कला वरुण चरण किरणं विमलयरणेमि चन्दं तेवणचन्दं नमस्सामि। नमस्ते। वंदे मातरम। श्री नेमिचंद्र आचार्य विरचित त्रिलोक सार ग्रंथ है। इसमें लवण समुद्र का वर्णन चल रहा है। लवण समुद्र में जो पाताल है उन पातालों का वर्णन किया। लवण समुद्र में जो पानी की ऊंचाई है उसकी वृद्धि और हानि उसका वर्णन किया। उसके बाद चंद्र और सूर्य उनका जो अंतर है लवण समुद्र के जल से वो भी बताया। और उसके बाद लवण समुद्र में जो द्वीप है उन द्वीपों का भी वर्णन किया। उसमें जो पर्वत है उन द्वीपों के दोनों ओर उनका भी वर्णन किया है। अब कल अपना चल रहा था लवण समुद्र का 913 नंबर की गाथा है। कहाँ पर द्वीप है वो हुआ था। उसके बाद है 96 कुभोग भूमि है, कुमानुष द्वीप, उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं। दिशि विदिशंतर गाहिम रजताचल सिहरि रजद पणिधि गया लवण दुगे पल्लठिदी कुमनुस दीवाहु छन्न उदी। दिशि विदिशंतरगा हिम रजत अचल सिहरि रजद पणिधि गया। दिशा में विदिशा में उसके अंतर में, दिशा और विदिशा के बीच में, और हिमवान पर्वत, फिर रजत मतलब ये विजयार्ध पर्वत, शिखरी पर्वत, पुनः विजयार्ध पर्वत, रजत का अर्थ विजयार्ध लेना, इनके प्रणिधिगत। इस प्रकार लवण दुगे, लवण के दोनों तटों पर, लवण समुद्र के इधर और उधर दोनों तटों पर पल्लठिदी, पल्ले की स्थिति वाले कुमानुष द्वीप है। छन्न उदी, कितने हैं वह? 96 है। इसका वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर इस पे दिखता है क्या? उसमें कहाँ गया वो? नहीं, खड़े होकर के देखेंगे। देखो ये बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप में कहाँ पर जम्बूद्वीप के अभ्यंतर, यहाँ ये जो लवण समुद्र का तट है जम्बूद्वीप के परिधि में, तो उस परिधि से यहाँ पर ये है द्वीप है, कुमानुष द्वीप। कहाँ पर है? तो इसके चारों दिशाओं में, इधर से यहाँ चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में, इस प्रकार चारों विदिशाओं में। तो कितने हो गए? 8 हो गए। और इन दोनों के बीच में अंतर्गत, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 के बीच में 2-2 है ना? नहीं, एक ही है, एक ही 8 हो जाएंगे। एक मिनिट थांबा, तुम्ही सांगू नका। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। थांबा की सांगते माता जी। ये 8 हो गए, 16 हो गए। अब हिमवान पर्वत के दोनों साइड, यहाँ पर और इधर पूर्व और पश्चिम साइड में, इसको थोड़ा दूर निकालते हैं, और इधर यहाँ और इस पूर्व और पश्चिम, ये विजयार्ध पर्वत है भरत क्षेत्र का, इसके दोनों ओर ये 4 हो गए। और ये 8 हो गए, इधर 4 हो गए और इधर 4। इस शिखरी पर्वत के दोनों बाजू में, इसको दूर निकालती हूँ, ये दूर भी है ऐसे। और ये विजयार्ध पर्वत के दोनों साइड में, ये 8 हो गए।
A4 और A4, इस प्रकार कितने हो गए? 24 हो गए। दिशा में 4, विदिशा में 4, 4 विदिशा में। फिर उसके आठों के बीच में 8, दिशा और विदिशा के बीच में 8, इस प्रकार 8 हो गए। 8 और 8 16। दिशा के 4, विदिशा के 4, और उनके दोनों के बीच में अंतर दिशा वो 8 है। और हिमवान पर्वत ये विजार्द पर्वत, ये विजार्द है, ये हिमवान है। इन दोनों के पश्चिम और पूर्व और पश्चिम दोनों साइड के अंदर वहाँ पर द्वीप है, समुद्र में ही है सब। और इधर शिखरी पर्वत के दोनों पूर्व और पश्चिम, ये भी दूर है इसे, ये भी दूर निकालते हैं ऐसे, हमें सबका माप बताते हैं कितना है क्या है। और यहाँ शिखरी पर्वत के पूर्व और पश्चिम में, और विजयार्ध पर्वत के पूर्व और पश्चिम में। इस प्रकार कुमानुष द्वीप कितने हो गए? 24। इसी प्रकार ये 24 इधर भी है। अब यहाँ पर ये लवण समुद्र का बाह्य तट है, इसके बाद धातकी खंड है इधर। तो इसके लवण समुद्र के भीतर ही यहाँ पर भी चारों दिशाओं में 4, इधर इधर, फिर इसके विदिशाओं में 4, इधर विदिशाओं में 4, फिर इनके बीच में 1-1, और ये 8, ये 16 हो गए। और यहाँ पर जो ये आएगा ना, यहाँ ये विदेह क्षेत्र, फिर हिमवान पर्वत वगैरह ऐसे आएगा। इधर नहीं, इधर से, इधर धातकी खंड है ना, तो धातकी खंड में यहाँ पर ये विदेह क्षेत्र आएगा। फिर इसके नीचे वो नील पर्वत, निषद पर्वत, ये सब आएंगे। तो यहाँ ये आरे के समान ही होंगे ना ये ऐसे। तो इसका जो इधर ये है, ये भरत क्षेत्र, इसका विजार्द पर्वत आएगा यहाँ पर, तो यहाँ होगा। और दो आएंगे ना यहाँ पर, ये इसका इधर भी साइड में आएगा, वो कालोददी में आएगा। इसके बाद कालोददी है ना समुद्र, तो यहाँ लवण समुद्र में आएगा, तो एक और का ही आएगा। ये विजार्द का एक, हिमवान का एक, इधर इसका एक, शिखरी का एक, और एक विजार्द का आएगा। इधर या इधर ले लो आएगा। और यहाँ पर ये 4 हो गए। और इधर यहाँ पर एक विजार्द का, एक इधर भी है ना ऐरावत क्षेत्र, इधर एक ऐरावत है, इधर एक ऐरावत है, मतलब इधर मतलब इस साइड में ये। तो उसकी जो समुद्र में गया हुआ है वो पर्वत का भाग, अंतर्भाग, तो वहाँ पर ये विजार्द पर्वत, और यहाँ पर शिखरी पर्वत ऐसे यहाँ पर इधर विजार्द पर्वत के अंदर है, मतलब विजार्द पर्वत इधर है उसके साइड में, और यह हिमवान पर्वत है उसके साइड में, ऐसे कुमानुष द्वीप है। तो ये 24 हो गए इधर। यहाँ भीतर के तट के बाजू में 24, और यह बाह्य तट है लवण समुद्र का, इधर 24, ऐसे ही ये 48 हो गए। और उसके प्रकार इधर जो कालोददी में, उधर भी धातकी खंड का ये और आएगा, इधर ये कालोददी समुद्र होगा। तो यह इस जैसे ये 4 दिशा में निकाला ना, ऐसे दिशा में, विदिशा में, ऐसे जैसे ये है वैसे ही लवण समुद्र में जैसा है वैसे ही पूरा कालोददी समुद्र में ये सब द्वीप, ये कुमानुष द्वीप आएंगे पूरे। इस साइड में कालोददी के समुद्र के अभ्यंतर तट से और बाह्य तट से ये धातकी खंड निकाला ना, तो धातकी खंड मतलब ये अभ्यंतर तट आ गया। तो इधर भी साइड में 24 होंगे और इधर साइड में 24 होंगे बाह्य तट से।
समुद्र ही होंगे। समुद्र में मतलब नहीं है। धात की खंड से मतलब नहीं, धात के खंड का जो तट है वहां तट से लेकर के अब कितना योजन दूर है और इनका कितना है वो प्रमाण बताते आगे, ये कितने हैं वो बताएं। मतलब जैसे ये लवण समुद्र में यहाँ जम्बूद्वीप के साइड में और इधर धात की खंड से के साइड में इस बाह्य तट से है, ऐसे कालोदी समुद्र का ये आभ्यंतर तट और ये बाह्य तट। तो इस आभ्यंतर तट से 8 दिशाओं में, 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में, उसके अंतर दिशा में और विजयार्ध पर्वत, हिमवान पर्वत, शिखरी पर्वत, पुनः विजयार्ध पर्वत, ऐसे उनके साइड में पूर्व और पश्चिम इधर उधर इस प्रकार द्वीप है। तो इसलिए 96 कुमानुष द्वीप है। 48 लवण समुद्र में है और 48 कालोददी समुद्र में है। 96 है। अब इनका प्रमाण कितना है वो बताते हैं। दिशा में है वो कितने योजन के हैं और कितने दूरी पर हैं, दो बातें बताएंगे कि इनके तट से दूरी कितनी है, इस तट से दूरी कितनी है और उनका योजन, वो द्वीप का कितने विस्तार है, वो द्वीप कितने विस्तार वाले हैं, ये दोनों भी बातें बताते हैं। आगे 914 नंबर की गाथा है। दस है 914 नंबर गाता है। 10 गुण पन्नम पन्नम पनवन्नम सट्टिमुवहि महिगम सयपणवन्नम पन्नम पणुवी संवित्थड़ा कमसो। 10 गुण, 10 गुना किसको करना, 50 50 पंचपंचाशत षष्टि ही उदधिम अधिगम्य। उदधि मतलब समुद्र को प्राप्त करके, कितना प्राप्त करना, पहले 10 से गुना करना, किसको, 4 प्रकार के बताए ना यहाँ पर। दिशा के हैं 10 गुना 50, विदिशा है वो भी 10 गुना 50 है और अंतर दिशा है वह 10 गुना 55 है। और यहाँ पर वो हिमवान पर्वत के जो साइड में है, हिमवान और विजयार्ध और शिखरी पर्वत के साइड में जो है, तो उसको 10 गुना 60 करना है। कितना, आप 5 मिनट में सब काम हो जाता है। एक गाथा में सब बता दिया। इतना मतलब समुद्र से कितना दूर जाने पर वो द्वीप लगता है। तो अभ्यंतर तट से, इधर से दिखाते हूँ, यहाँ पर अभ्यंतर तट से कितना जाना, इधर 50 गुना 10 मतलब 500 योजन दूर जाने पर समुद्र में वो द्वीप है। ये दिशा के सभी ये 500 योजन दूर जाने पर है और विदिशा के भी 500 योजन, क्योंकि वहाँ पर भी इससे गुना किया ना, और ये भी 500। समुद्र के अंदर विदिशा के है का नहीं, हाँ हाँ इधर 500 योजन के ये है द्वीप, मतलब 500 योजन दूर है। दूरी कितनी है वो बताया, तट से इनकी दूरी 500 योजन है, दिशा और विदिशा के जो द्वीप है उनकी। और जो दोनों के बीच में जो अंतर दिशा में है उनका कितना है, 550 योजन, 550 योजन। यहाँ रह गया क्या एक, नहीं ये 500 बताए ना, इन दोनों के बीच में चाहिए ना, हाँ है ना, ये इन दोनों के बीच में, हाँ इन दोनों के बीच में ये हो गया, इन दोनों के बीच में ये हो गया, इन दोनों के बीच में ये 550, फिर इन दोनों के बीच में वो, हाँ ये 550, इन दोनों के बीच में, हाँ ये इधर 500 लिख करके उधर 550 लिखना चाहिए,
ये 500, और इन दोनों के बीच में ये 550, और इन दोनों के बीच में ये 550। मतलब ये 550 ये अभ्यंतर तट से बाहर आना है, इधर आना है, इधर ये 500 योजन है, 500 योजन। और अब जो ये पर्वत के साइड में है, ये बताए ना, ये 600 योजन दूरी पर है। ये 600 योजन दूरी पर है समुद्र, मतलब अभ्यंतर तट से। और इनका जो प्रमाण है, ये द्वीप का व्यास कितना है, वो व्यास, एक गोलाकार है द्वीप सब, और उनका व्यास कितना है वो बताया है आगे। सय पणवन्नम पन्नम पणुवीसम वित्थड़ा कमसो। पहले दिशा और विदिशा के जो है उनके, नहीं दिशा के ही वो 100 योजन के हैं। 4 दिशा के जो द्वीपों का ये व्यास है वो 100 योजन है। ये बढ़ाने का ये दूरी हो गई, और इसका व्यास कितना है, 100 योजन है। ये भी 100 योजन के है। और विदिशा में जो है वो कितने बताए, पणवन्नम 55 बताए, नहीं अंतर वाला 50 है ना, पन्नम। फिर पणुवीसम, जो विदिशा का है वो 55 होगा, और बीच में है वो पन्नम मतलब 50 होगा, और जो पर्वत के पास है उसका 25 योजन व्यास। ये जो है ये 55 योजन वाले हैं। विदिशा के जो लिखा है ना 500 योजन के, ये हाँ, इनका व्यास जो है वो 55 योजन है। इधर लिखती हूँ बाहर, 55 योजन इनका विस्तार है। ये 550 दूरी पर जो है वो 55 योजन विस्तार वाले हैं, मतलब इन द्वीपों का विस्तार। ये 55 योजन, 550 से समझ में आता है 55 योजन। ये उल्टा हो गया ना, 550 वो नहीं, वो 50 योजन है। 500 योजन के लेना है। एक मिनट, जो विदिशा में है वो 4 ही आएंगे ना। एक मिनट, ये 500 योजन का एक हो गया 55, फिर ये 500 योजन का है, ये 55 इसका व्यास है, ये 500 योजन का इसका 55 व्यास है, और ये नीचे ये इसका 55 योजन व्यास है। और जो अंतर दिशागत है इस सबका 550 जहाँ लिखा है दूरी पर, उनका विस्तार 50 योजन है। ये सब 50 योजन के हैं। ये 50 योजन के हैं। 550 जहाँ लिखा है वो 50 योजन के हैं सब, 8 होंगे वो। ये 550 है वह, ये है 55 योजन के हैं। 50 हाँ 50 योजन के। ये यहाँ पर 50 लिखा था, 50 का 8 और 25 का 8। हाँ ये यहाँ पर लिखे ना, ये हाँ, इनका 100 योजन व्यास है, इनका 55 योजन व्यास है, अंतर दिशा का 50 योजन व्यास है, और पर्वत के साइड में जो है उनका 25 योजन व्यास है। ये जो है साइड में ये 25 योजन व्यास वाले हैं। बहुत खिचड़ी हो गई इसमें, इधर आ रही है। 600 लिखा हुआ, हाँ वहाँ 600 लिखा हुआ, 25 योजन का विस्तार, और दूरी 600 योजन है उनके समुद्र में। ऐसे ही इधर का भी लेना, सब समान ही है। इस साइड के भी जो द्वीप है वो भी दूरी कितनी है तट से उतनी ही है, 500 योजन ये दोनों का, विदिशा और विदिशा के। अंतर दिशा के जो है वो 550 योजन दूर है, और पर्वत के साइड में जो है वो 600 योजन दूरी पर है। वो तो समुद्र 2 लाख योजन है ना, तो उधर से केवल 500 योजन आना और इधर से 500 योजन,
555 और 550 और इधर से 550 लेना है। मतलब दो फिक्स हो गए। एक तट से कितनी दूरी पर है और उनका व्यास कितना है। दिशा के जो है तट से कितनी दूरी पर है, 500 योजन दूरी पर है और उनका व्यास कितना है, 100 योजन है। विदिशा के जो है वो भी तट से कितनी दूरी पर है, 500 योजन दूरी पर है और उनका ये कितना है, उनके जो व्यास है वो 55 योजन है। फिर वो अंतर दिशा दोनों के बीच में जो द्वीप है वो दूर कितने हैं, 550 योजन दूर है और उनका व्यास कितने, उस द्वीप का व्यास कितना है, तो 50 योजन है। और हिमवान पर्वत, विजार्द पर्वत, शिखरी पर्वत और ऐरावत का विजार्द, इनके दोनों ओर पूर्व पश्चिम साइड में जो द्वीप है वे 600 योजन दूर पर है और उसमें व्यास उसका 25 योजन है। इस प्रकार सभी ये एक साइड का बताया, ऐसे ही यहाँ पर इस बाह्य तट से भी वही लेना और इधर कालोददी में भी जो दो साइड में है उसका भी वैसे ही लेना। नाही तेवढंच आहे सांगितलं है, लेकिन वो द्वीप उतना ही है। कुमानुष द्वीप जो है ना वो उतना ही उसका प्रमाण है। लवण समुद्र में ये जो कुमानुष द्वीप है उसका अब यहाँ उन द्वीपों का ये जो द्वीप है वे पानी से नीचे कितने हैं गहरे और ऊपर कितने हैं, ये दो ऊंचाई निकालने वाले। लवण समुद्र का व्यास सब जगह समान नहीं है। साइड में जब तल में है वो 2 लाख योजन है, फिर कम कम होता हुआ हानि होती हुई ऊपर कम है। वो जो हानि बताई थी 16,000 योजन पर 10,000 योजन है। ऐसे उसकी जो गहराई है लवण समुद्र की, मुझे वो कल परसों प्रश्न आया था कि मैंने कि इसकी गहराई भी, इसका तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। तो उसकी गहराई 1,000 योजन है लवण समुद्र की। चित्रा पृथ्वी की जितनी है ना उतनी उसकी गहराई है। मेरू पर्वत की जड़ भी उतनी है और लवण समुद्र की गहराई भी 1,000 योजन नीचे है। ये 16,000 योजन ऊपर बताए और नीचे 1,000 योजन है। तो वहाँ पर गहराई से लेकर के वो द्वीप है, ये जो द्वीप बताए वो द्वीप की ऊंचाई 1,000 योजन नहीं है, 1,000 योजन नहीं, अभी वो बताते हैं कितना है वो निकालना है अभी उसको। यही बड़ा गणित है अभी, फिर उसके बाद उसका वर्णन ही है। तो द्वीपों की जलादि से ऊपरी और नीचे ऊंचाई कितनी है, जल से ऊपर कितनी है और जल से नीचे कितनी है, समतल से नीचे गहराई में कितनी है और उसके ऊपर कितनी ऊंचाई है वो बताते हैं। एगी गमने पण नउदी न मतुंगो नहीं, एक मिनट पर वापिस। एगी गमने पण नउदिम तुंगो सोल गुणम वरि किं पयदे दुग जोगे दिउदो से सवेदिया जोय नुगया जलदो। अभी सब वो गणित करेंगे तब समझ में आएगा कि एगे गमने 1 योजन गमन करने पर 95 तुंग 1/95 उसकी ऊंचाई है, मतलब गहराई है। और 16 गुणम उसको 16 से गुणा करो तो ऊपर में ऊंचाई है। तो किम पयदे दुग जोगे दिउदवो सवेदिया, मतलब 16 से गुणित योजन ऊपर ऊंचाई है। तो इतना योजन दूर जाने पर, इतना योजन मतलब ये जो द्वीपों के बताए योजन 500 योजन, 550 योजन, 600 योजन दूर जाने पर वहाँ पर पानी की ऊंचाई कितनी है और गहराई कितनी है, ऐसा ये सब भी प्रमाण निकालते हैं। क्या बताया सब स्पष्ट हो जाएगा एकदम कि 1 योजन दूर जाने पर गहराई पानी की कितनी है, 1/95 अभी निकालेंगे कैसे हैं।
और ऊपर ऊंचाई कितनी है 95/16, ये अपन ने निकाले थे। तो 550 या 500 योजन या 600 योजन दूर जाने पर वहाँ पर गहराई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी, वही द्वीपों की ऊंचाई है। उसके जो गहराई और ऊंचाई आएगी वही द्वीपों की ऊंचाई होगी, वो बताते हैं। अभी अपन निकालते क्रम से उसको। इसका काम हो गया है, इसको मिटा दे। लवण समुद्र के तट से अंदर 1 योजन जाते, इधर या उधर कहीं पर भी, हाँ ऐसे 1 योजन जाएंगे तो यहाँ पर पानी नीचे गहरा कितना है और ऊपर ऊंचाई कितनी है, इसका प्रमाण निकालते हैं। तो उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, भूमि और मुख, भूमि में से मुख को माइनस करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो दोनों ओर की हानि का प्रमाण आता है। मतलब लवण समुद्र ऐसा नीचे जो गया है ना 1000 योजन, वो भी ऐसा है मुरजाकार, मतलब ऊपर 2 लाख है और ऐसा 1000 योजन नीचे जाते जाते वहां पर उसका व्यास कितना है 10,000 है। समतल पर लवण समुद्र जो है वो 2 लाख योजन उसका व्यास है ना, इधर से उधर व्यास कितना है 2 लाख है। और नीचे जो गहराई में जाता है तो वो कैसा है, ऐसा है। तो फिर कम होती गई ना उसकी ऊंचाई पानी की, 2 लाख था व्यास, फिर वो व्यास कम होता गया तो कितना है 1000 योजन के नीचे गहराई में 10,000 योजन है। क्या हम तो नीचे का तल 2 लाख मांग रहे थे और तो ऊपर पानी का ऊपर भी है वैसा और नीचे का चल रहा है अभी गहराई में। गहराई उसके 1000 योजन है ना नीचे, ऊपर भी ऐसा वो 2, मतलब यहाँ पर ये अभी मुझे जब निकालना नहीं आता है वो आकृति, हाँ मुरज बनाएंगे। हाँ यहाँ पर ये ऊपर गया है ऐसा, हाँ मुरज आकार, और नीचे भी गया है वो ऐसा गहराई में 1000 योजन है यहाँ पर। दोनों ओर से समुद्र, ऐसा अपन नाला वगैरह होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसा समान नहीं होता है, ऐसा करते हैं नाला। हाँ तो फिर वो योजन जल की ऊंचाई कम हो गई ना, मतलब गहराई यहाँ पर 2 लाख है, अब यहाँ पर 1 योजन इधर जाओ आप, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई इधर 2 लाख थी ये व्यास, अब 1 योजन अंदर आने पर इतनी कम हो जाएगी उसकी। ऐसे नीचे जाते जाते ये इधर इतनी कम हो गई ना, ये कम हो गई यहाँ पर, ये इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, ये कम हो गई ना ये ऊंचाई। तो प्रमाण निकाल रहे हैं कि 1 योजन की ऊंचाई पर उसकी गहराई कितनी है। तब जैसे लवण समुद्र है वो यहाँ पर तट से ये 1 योजन अंदर आए तो वहाँ पर पानी की गहराई कितनी हुई, कितनी कम हुई, ह्रास कितना हुआ, यहाँ 2 लाख था, फिर 1 योजन नीचे जाओ वहाँ पर कितनी उसके इसका व्यास कितना रहा, ये दोनों ओर से घटता जाएगा, इधर भी और इधर भी। अब एक ओर का व्यास निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये भूमि है, ये 2 लाख योजन है भूमि, इसलिए उन्होंने कहा ना मुरजाकार है ये लवण समुद्र। और इसका ये मुख, ऐसा मैंने तो बड़ा बहुत निकाला है, ऐसे तो बहुत ही मुरजाकार होगा ये ऐसा, ये 2 लाख है और ये केवल 10,000 योजन है, तो इससे कितना गुना हो गया, 20 गुना हो गया ना, इसकी अपेक्षा से 20 गुना हो गया ऐसे, ये 10,000 वो 2 लाख मतलब। तो भूमि में से मुख माइनस करेंगे और उसको 2 से भाग दिया तो दोनों ओर की जो हानि है वो निकली। भूमि में से मुख व्यास किया तो दोनों मिलकर क्या आ गए, भूमि कितनी है 2 लाख योजन, 5
1 2 3 4 5 माइनस बुक कितना है 10,000 योजन। तो कितना रहा ये 1,90,000 हुआ और इसको 2 से भाग दिया। ये दोनों वर्ग की हानि हो गई, इधर से और इधर से दोनों मिलकर के कितनी हानि हुई 1,90,000 योजन की हानि हुई। और एक ओर से ही खाली कितनी हानि हुई है तो उसको निकालने के लिए 2 का भाग दिया। तो 90 18 पे पंचे 10 और 95,000 योजन इतनी हानि हुई। यहाँ 2 लाख थी और यहाँ पर कितनी ये व्यास कितना कम हुआ 95,000। इधर से 95,000 कम हुआ, इधर से 95,000 कम हुआ और 10,000 रह गया। तो अब यहाँ पर ये पूरे मतलब 1,000 योजन की ऊंचाई पर 95,000 योजन की हानि हुई है। नीचे का हिस्सा चित्रापट नीचे टच होगा और ऊपर का हिस्सा काटी का हिस्सा। नहीं, ये तो लवण समुद्र ऐसा है ना गोल, पूरा उसका ऐसा गहराई, वो चित्रा पृथ्वी जितनी है उतनी उसकी गहराई है 1,000 योजन। और ऊपर जो लवण समुद्र होगा ये जम्बूद्वीप और धातकी खंड का तट है ना, उन दोनों के बीच में लवण समुद्र है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है 16,000 योजन है। वो 16,000 योजन जब बढ़ता है तब घटता है तो 11,000 योजन तक आती है। पानी की ये ऊंचाई बताए ना, ये 16,000 और 11,000। अब यहाँ पर ये निकालना है अपने को कि 1 योजन की ऊंचाई जाने पर वहाँ पर कितनी हानि होगी। 1,000 योजन ऊंचाई गए तो 95,000 की हानि हुई एक ओर से। अब 1 योजन खाली जाएंगे तो कितनी हानि होगी, ये प्रमाण निकालना है त्रय राशि का। प्रमाण राशि 95,000 अभी निकाले ना। 95,000 योजन की हानि होने पर जहाँ हानि हुई इतनी योजन की व्यास हानि हुई है तो वहाँ पर जल की ऊंचाई, जल का व्यास कितना है फल 1,000। एक जल की गहराई जल की गहराई 1,000 योजन है। मतलब नीचे कितने गए वो। तो इच्छा राशि यहाँ पर 1 योजन की जहाँ पर हानि हुई वहाँ पर गहराई कितनी है। कि हानि होने पर वहाँ पर कितनी ऊंचाई हो गई जल की गहराई, मतलब तो उन्होंने ऊंचाई का ये प्रयोग किया है लेकिन मैंने गहराई लिखा है क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों। तेने ऊंचाई दिया है लेकिन ये गहराई लिखना अच्छा है क्योंकि ऊपर के वो बोलेंगे ऊंचाई, नीचे तो ऐसा बोलना पड़ेगा नीचे की ओर ऊंचाई ऐसा बोलना पड़ेगा। कितनी है तो 1,000 इधर से लिखते हैं 1,000 योजन गुणित 1/95,000। तो यहाँ पर ये 1,000 के 3 0 गए तो 1/95 गहराई। तो जहाँ पर एक योजन अंदर आएगा लवण समुद्र तो वहाँ पर उसकी गहराई कितनी होगी नीचे, तो 1 योजन का 95 भाग इतनी वो गहराई में जाएगा। अब अपने को निकालना क्या है, कितने योजन गए हैं वो द्वीप के लिए 500 योजन की गहराई, जहाँ पर 500 योजन के अंदर जाएंगे। नहीं उल्टा हो गया क्या, नहीं अभी उधर अभी से उल्टा लेते। ये 1/95 की हानि गहराई कहाँ होगी 1 योजन की जहाँ हानि हुई वहाँ पर गहराई 1/95 योजन हुई। अब उल्टा त्रय राशि करो। 1 योजन भीतर
जाने पर ऐसे 1 योजन भीतर गए तो वहाँ पर जल की गहराई कितनी हुई अभी बताइए वो 1/95 योजन। ऐसा 1 योजन अंदर गए तो वहाँ पर नीचे जल की गहराई कितनी होगी? तो 1/95 है तो 500 योजन भीतर जाने पर मतलब अंदर मतलब वो लवण समुद्र में 2 लाख योजन है ना, वहाँ से 500 योजन अपन अंदर गए तो वहाँ नीचे जाओ तो वो पानी की गहराई वहाँ पर कितनी होगी? क्योंकि ऐसा आया है ना वो, तो यहाँ पर 500 योजन आएंगे तो ये कितनी है गहराई? इतनी। ये 2 लाख है और यहाँ पर 500 योजन अपन इतना गए तो यहाँ पर एक कितनी गहराई, इसका प्रमाण निकालेंगे तो वो द्वीप की वो ऊंचाई आएगी। 500 योजन के भीतर जाने पर 500 योजन भीतर जाने पर जल की गहराई कितनी है? एक 1/95 गुणित 500 ये एक का भाग दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा। तो 500/95 तो कितना आएगा यहाँ पर 19, उससे 19 से जाएगा 100/19 होगा। 5 का भाग दिया तो 100/19 मतलब 19 5 95 5 सही 5/19 इतनी जल की गहराई होगी वहाँ पर जहाँ पर द्वीप होगा वहाँ पर। क्या समझ में आया? ये 2 लाख योजन है जम्मू समुद्र, तो ये ऐसा हुआ है ये। तो यहाँ तट से कितना है या 1 योजन आए तो यहाँ पर गहराई कितनी है 1/95 है। और ऐसे 500 योजन अंदर आए तो वहाँ पर गहराई कितनी हुई है ये 5 योजन और 5/19 योजन इतनी गहराई। इधर से आओ या इधर से आओ दोनों भी, इधर से 500 योजन आए तो ये गहराई कितनी हुई पानी में 5 सही 5/19 हुई। तो यहाँ पर वो दिशा का समझो ये है द्वीप है, तो यहाँ से लेकर के होगा वो द्वीप। अभी ऊंचाई बताएंगे उसके बाद में, दोनों मिला करके ऊंचाई होगी उसकी गोलाकार। इसी प्रकार विदिशा के जो है वो विदिशा के भी 500 ही है तो उसका भी इतना ही प्रमाण आएगा। विदिशा के जो द्वीप है वो भी 500 योजन भीतर जाने पर ही है। तो इसलिए उसका भी गहराई पानी में इतनी आएगी 5 योजन से 5/19 5 सही 5/19 आए। अब इसको मिटाती हूँ। पुनः दूसरा त्रैराशिक 1 योजन भीतर जाने पर, अब ये मिटाती हूँ ऊपर का। 1 योजन के भीतर जाने पर पानी की गहराई कितनी है 1/95 है। तो 550 योजन भीतर जाने पर जल की गहराई कितनी है? तो ये अंतर्गत जो द्वीप है उसकी गहराई आएगी। एक 1/95 गुणित 550/1 बराबर 550/95 बराबर 500/110 और बटे 19 का भाग दिया 19 5 95 15/19। हाँ, तो यह जो अंतर दिशागत जो द्वीप है उसके नीचे गहराई कितनी होगी
समुद्र के नीचे 5 योजन 15/19 होगी, 19 होगी, 19। और जो पर्वत के साइड में द्वीप है वो कितने भीतर जाने पर है? 600 योजन भीतर जाने पर है। पर्वत के अंदर कितने, लवण समुद्र में कितना जाएंगे? पर्वत के साइड से 600 योजन भीतर जाएंगे तो जल की गहराई है। तो इनके जल में कितना गहरा होगा? 1/95 गुणे 600, तो 600/95 मतलब 120। 5 का भाग दिया तो हाँ, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 120/19। 19 का भाग दिया तो 19 सख 114, 6/19, 6 योजन सही, 6/19। मतलब उनकी गहराई ज़्यादा है, 600 योजन अंदर आए ना तो 6 सही 6/19। मतलब ये 500 योजन जाने पर है, वो 550 योजन जाने पर है, थोड़ा सा ये इतनी बढ़ गई, और ये 600 योजन भीतर जाने पर है तो ये 6 योजन हो गई। ऐसे गहराई, यहाँ से वो द्वीप होगा, उसके तल से लेकर के ऊपर द्वीप होगा वो। अब ऊंचाई निकालना है, ये गहराई निकाली नीचे, और पानी के ऊंचाई पर कितना है वो द्वीप। अपने उस दिन निकाला था, वापस से एक बार बताती हूँ। ऊंचाई का हानि का निकाला था ना कि 1 योजन जाने पर कितनी हानि होती है। 2 लाख समुद्र, लवण समुद्र का व्यास, या भी किया था ना, भूमि में से मुख को घटाया, आधा किया, और उसको 16,000 से भाग दिया था। ऊंचाई 16,000 है ना, तो दोनों ओर की वो हानि का प्रमाण आता है, मतलब उसको हानि का प्रमाण। नहीं तो खाली ऐसा करेंगे तो भी आएगा। पहले निकालते, भूमि कितनी? 2 लाख माइनस 10,000, मुख ऊपर भी 10,000 है ना, वो तो 16,000 योजन ऊंचाई पर 10,000 है, और ये नीचे तो 1,000 योजन की गहराई पर ही 10,000 है। उसका आधा किया तो दोनों साइड का निकलेगा हानि का प्रमाण। नहीं, 1,90,000/2 मतलब 95,000 लिखती हूँ डायरेक्ट। 95,000, एक साइड की हानि 95,000 आती है। फिर इसको 16,000 से भाग देते हैं तो 1 योजन जाने पर इतने हानि का प्रमाण आता है। तो 95/16 मतलब ऊपर अपन 1 योजन की ऊंचाई पर गए तो आप पानी की हानि कितनी हुई? तो 95/16 हुई। ऐसा ये 2 लाख है, ऊपर 1 योजन जाएंगे तो ये ऐसा अंदर गया है ना, तो 1 योजन ऊपर जाएंगे तो ये पानी की ये कितनी हानि हुई? यहाँ पर 95/16 की हानि हुई। 1 योजन के ऊपर ये पानी की हानि कितनी हो गई? 95/16 मतलब 5 योजन सही, 16×5 है ना, 15/16 इतने एक व्यास कम हो जाता है उसका। इतनी जल की हानि होती है क्यों? 1 योजन की ऊंचाई पर जल की हानि कितनी? 95/16। अब यहाँ पर त्रैराशि करो, ये अपने पहले निकाला था उसको, चंद्र और सूर्य के लिए निकाला था कितना ऊपर है सूर्य। तो 95/16 योजन की हानि जहाँ पर हुई है, जल की हानि जहाँ पर हुई है वहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 1 योजन है। तो 1 योजन की दूर जाने पर जल की ऊंचाई कितनी होगी?
95/16 योजन जगह तो वहाँ पर 1 योजन पूरा, एक योजन की ऊंचाई है, जल की ऊंचाई 1 योजन है। मतलब यहाँ पर ये 1 योजन ऊंचाई पर गए ना, तो यहाँ हानि इतनी हुई। मतलब जहाँ 95/16 योजन की हानि हुई है, वहाँ पर जल की ऊंचाई कितनी है? 1 योजन है। ये इधर से 95 योजन इतना कम हुआ, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 1 योजन है। तो यहाँ 1 योजन दूर जाने पर, बराबर है। यहाँ पर ये ऊपर आएगी, ये नीचे 1 योजन गए अपन ऊपर, तो यहाँ पर कितनी ऊंचाई है? जल की ऊंचाई कितनी है? उल्टा हो गया नहीं, बराबर है ना? हाँ हाँ, क्या बोल रही हूँ कि 95 सही 16 योजन इतना अंदर गए, तो वहाँ पर पानी की ऊंचाई कितनी है? 1 योजन की है। हम 1 ही योजन इधर आए, तो वहाँ पानी की ऊंचाई कितनी है? ऐसा प्रश्न किया है। मतलब ये बड़ा है प्रमाण और ये कम है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये यहाँ पर जो इच्छा है वो कम है, ये प्रमाण बड़ा है। ये 95/16 योजन जाने पर ऊंचाई पानी की कितनी है? 1 योजन है। तो 1 योजन जाने पर भीतर पानी के, तो वहाँ पर जल की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी आएगी? 1 × 1 बटे भाग देना पड़ेगा 95/16। तो इसको क्या करेंगे? उल्टा गुना हो जाएगा, 1 × 16/95। तो जहाँ पर अपन 1 योजन भीतर आएंगे, वहाँ पर जल की ऊंचाई 16/95 होगी। 95/16 योजन भीतर जाते हैं तो जल की ऊंचाई 1 योजन पूरी है। 1 योजन भीतर जाएंगे तो पानी की ऊंचाई कितनी होगी? 16/95। न 1 योजन का 16/95 भाग है। अब यहाँ पर अपने को कितना निकालना है? इधर से त्रैराशि करेंगे। 1 योजन की दूरी पर मित्र, यह भी निकाले ना अपने। 1 योजन भीतर जाए, मतलब दूरी पर जाए, तो वहाँ पर 16/95 योजन अभी निकाली थी। पानी की ऊंचाई 16/95 है, तो 5 योजन भीतर जाने पर वहाँ पर पानी की ऊंचाई कितनी होगी? मतलब पूरा उसका तल से लेकर के वहाँ ऊपर की पानी तक पूरी वो द्वीप की ऊंचाई होगी। उसके ऊपर भी अभी है उसकी ऊंचाई, बेदी है उसके ऊपर। योजन की दूरी पर जल की ऊंचाई कितनी होगी? तो 16/95 गुणित 500 बराबर, इसको 95 को 5 से भाग दो, 19 आया। और इसको 5 से करो तो 16 आ गया, 100 आ गया। तो 16 × 100 1600 बटे 19 बराबर। 19 का भाग दिया तो 1990, नहीं 1990 नहीं जाएगा, 1980 जाएगा, 152 ना, 8 रह गया, 19 चौक 76, 19 चौक रह गया क्या? हाँ 80 है बराबर, 4 रह गया। फिर 19 दूनी 38, 2/19, 842, 4 रह गया क्या? हाँ 19 दूनी 38 हो गए ना। नहीं होने का, वो 4 ही बचेगा। 160 में गया ना, 19 152, हाँ 8 बचा, 80 हो गया, 80 हो गया, 19 तो 76, 4 बचा। बस आगे जीरो शून्य नहीं आ गए। हाँ शून्य नहीं है, हाँ बस 4 तो 84 सही, 4/19। हाँ 84 सही, हाँ 84। मैं और एक जीरो लिया, 84
सही 4/19। तो यहाँ पर जल की ऊंचाई, जहाँ पर अपन ये 500 योजन आए तो यहाँ पर जो गहराई थी कितनी थी, 5 सही 5/19। वहाँ पर ऊंचाई कितनी है जल की, तो 84 सही 4/19 है। और ये जहाँ पर 550 योजन अंदर आए तो वहाँ पर जल की गहराई 5 से 15/19 है। तो वहाँ पर ऊंचाई कितनी है, अब वहाँ निकालना है। यहाँ पर 550 ले लो। पाँच 550 योजन की दूरी पर जल की ऊंचाई कितनी है? 16/95 गुणित 550 बराबर 1600 1685। पहले 5 का दे देते हैं, बराबर है ना। 19 का आएगा 110। 16 00 16 के 16 हाथचा 1 16 के 16 और 1 17 1760/19। 1990 171। 5 रह गया, 19 दूनी 38 और कितना रह गया, 12 रह गया, 12/19। यहाँ पर ये कितनी होगी, ये ऊपर 92 सही 12/19। 92 सही 12/19 ऊंचाई होगी। और जहाँ पर वो पर्वत के साइड में है, उसकी गहराई अपने निकाली थी, वो कितनी उसके कितना भीतर जाना है, 600 योजन भीतर गए। ऐसे अंदर ऊपर जाने पर भी वो समुद्र जो है, लवण का पानी, समुद्र का पानी वो सिकुड़ रहा है, मतलब कम हो रहा है उसके ये व्यास, और नीचे भी वैसा ही हो रहा है। तो 600 योजन दूरी पर जल की ऊंचाई कितनी है, 16/95 गुणित 600/1 योजन। यहाँ पर भी 19 का भाग दो, 120। 16 गुणित 120, 16 दूनी 32 हाथचा 3, 16 के 16 और 3 19, 1920/19। 19 के 19 0, 19 के 19 1/19। तो यहाँ पर पानी की ऊंचाई कितनी है, ये 101/19 है। अब ये दोनों मिला करके द्वीप की ऊंचाई हो जाएगी। हाँ, ये ऊपर की जल की गहराई, नीचे की और ऊपर की ऊंचाई, ये 101 सही 1/19। चौरासी सही 4/19। 92 सही 12/19। 100 लिखा ना। तो यहाँ पर जो दिशा संबंधी द्वीप है उसकी ऊंचाई, और इसमें वेदिका भी ऊपर है उसकी 1 योजन की। हाँ, तो 1 योजन और जोड़ो उसमें, ऊपर पानी के ऊपर उसकी वेदिका है, तो 1 योजन की है। हाँ, 1 योजन की है। तो 84 और 5 89 बोलते हैं, 89 89 और 1 90 हो जाएगा पूरा।
और 5 और 4 9, 9/19। ये दिशा संबंधी और विदिशा संबंधी जो द्वीप है उनकी ऊंचाई इतनी हो गई। हाँ 84 और 5 89 हो गए, और उसमें एक जोड़ा 90 हो गए, और ये जो भाग है वो जोड़ दिया 5 और 4 9/19। वेदिका से ऊपर कैसे लेंगे इसको? हाँ वेदिका कहाँ है इसकी? वो जल के ऊपर हो जाएगी ना। जल से ले लेना ये 90। नहीं यहाँ पर ये ऐसा ना, नीचे इतना ऊपर इतना, और इसके ऊपर एक योजन, ये उसका जो वेदिका आएगी। ऐसा ये 100 योजन का है ना व्यास उसका, तो ये द्वीप ऐसा होगा गोल है आकार। और इसके ऊपर ये 1 योजन की ये वेदिका आएगी गोलाकार। ये जो अंतर्दिशागत है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 92 और 5 97, और ये 98 हो जाएगी ना। 97 और ये 27/19 होगी, तो उसमें एक का भाग जाएगा तो 98 हो जाएगी यहाँ पर। 98 होगी, और 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 रह जाएंगी। 8/19। हाँ एक जोड़ दिया ना, नहीं हाँ एक ही जोड़ दिया, 99 हो जाएगा ना। हाँ 1 और 92 93 और 5 98 हो गए थे, फिर उसमें एक जोड़ा तो 99 हो गए। 99 से 8/19 बराबर है। फिर ये 101 और 6 107 और 108, 108 सही 7/19। इतनी वो जो पर्वत के दोनों साइड में द्वीप है उसकी ऊंचाई होगी। इतनी उनकी ऊंचाई है, और उसका व्यास कितना बताएं? हाँ व्यास अभी बताया था ना, 100 योजन, 100 योजन, 50 योजन, 55 योजन, 50 योजन और 25 योजन, ये सब का अलग अलग। इसका 25 योजन ये ऊंचाई, तो इसकी 108 योजन होगी द्वीप की, और इसकी व्यास कितना हुआ है? 25 योजन, मतलब लंबाई गोलाकार ऐसा होगा। और इसकी जो है अंतर्दिशागत उसकी 55 योजन उसका व्यास होगा, और उसकी ऊंचाई 99 योजन, और सही 8/19 होगी। और जो दिशागत है उसके, दिशा और विदिशागत है उसके 90 योजन सही 9/19 योजन ऊंचाई, और उसकी व्यास है वो 100 योजन। 100 योजन 4 दिशाओं का, और विदिशाओं का 55 योजन। 55 योजन बताया था ना विदिशा का व्यास। अंतर्गत इसका 50 आएगा। इस प्रकार ये द्वीपों का वर्णन किया कि द्वीप कहाँ पर है, और उसका कितनी दूरी पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका व्यास कितना है, ये सब पूरा निकाला इसमें। सब दिख रहा है, ज्ञान में दिख रहा है। अपन भूगोल में सब सीखते हैं ना, नकाशा सब परोक्ष कैसे है, ऐसे ही भूगोल ही है ना, जैन भूगोल। हाँ इसलिए करणानि योग पढ़ते हैं तो संपूर्ण सर्वज्ञ भगवान होने जैसा लगता है। आगे 600 कितने गाथा हो गए अपने? 915 हुई ना, 915 हुई। अब 916 से लेकर के अब ये लवण समुद्र में जो कुमानुष द्वीप है, इनमें रहने वाले मनुष्य ही हैं। तो उन मनुष्यों का आकार कैसा है? ये कुमानुष द्वीप का है ना, यहाँ पर तिरंच नहीं है, मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्यों का जो आकार है वही कुछ उनके तिरंचन के अंग है। वो बताते हैं कि उनकी ये कैसी है। लवण समुद्र में कौन सा काल है, ऐसा प्रश्न आया था, लेकिन लवण समुद्र में काल का कोई प्रश्न नहीं आता है।
यहाँ जो द्वीप है वहाँ तो सब जगह ने भोग भूमि जैसा है वातावरण पूरा, और बाकी तो जल है और वहाँ पाताल वगैरह है, वहाँ पर काल का प्रश्न ही नहीं ना, वो तो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। मनुष्य केवल वहाँ कुमानस द्वीप में रहेंगे, बाकी सब सब अंतर्देव है, उनका तो समान ही हमेशा होता है। मनुष्य से केवल कहाँ रहेंगे? द्वीप में ये जो द्वीप बता रहे ना 96 कुभोग भूमि को हो या कुमानस द्वीप को हो, इसमें वो भोग भूमि के जीव है, कुभोग भूमि के बोलते हैं उसको। अब सब वर्णन करते हैं उनका आकार कैसा है, वहाँ पर क्यों उत्पन्न हुए, बहुत महत्वपूर्ण आज बात है। कुमानस द्वीप में क्यों उत्पन्न होते हैं। 916 नंबर गाता है। ए गुरगा ना लांगलिगा वेसणगा भास गाय पोवादी सक्कुली कण्णा कण्ण पावरणालंब कण्ण सस कण्णा सिंहस साण महिष वराह मुहावगघु कपिवदना झसकाल में सगो मुह मेघ मुहा विद्युदप्पणि भवदना यज्ञ दिशा अज्ञ दिशादि सक्कुली कण्णादि सिंह वदन नरपमुहा ए गुरुग सक्कुली सुदी पहुदीनम अंतरे नेया गिरिमत्थयत्थ दीवा पूता सगणगस्स पूवदिसि पच्चा भणिदा पश्चिम भागे अथन्ति ते कमसु ए गोरुगा गुहाए वसंती जे मंती मिठ्ठतर मट्टिम से सातरुतलवासा कपद्दमदिन्न फल भोजी। अच्छा है। ये भी मनुष्य का भव मानना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य का ही भव है, लेकिन कैसे कैसे मनुष्य हुए हैं हम, मतलब हम यहाँ पर अभी कर्म भूमि में ऐसे इतने अनुकूलता अपने को प्राप्त हुई है, ऐसे कितने भाव हम ऐसे कुमानुष में उत्पन्न हुए, और किससे, अशुभ भाव से उत्पन्न हुए। शुभ भाव भी है लेकिन वो धर्म के अनुकूल शुभ भाव नहीं है। वो परिणाम ऐसा करता है ना जीव, जैसे परिणाम है वैसे स्थान है सब प्राप्त करने के। एक गुरु वहाँ के मनुष्यों का आकार बता रहे, भोग भूमि में उत्पन्न मनुष्यों की आकृति। हाँ तो हाँ नहीं, अभी बताएंगे सब। अभी तो ये मनुष्यों का आकार बता रहे, तो उसमें ये सब जितने द्वीप है, तो उसमें 4 दिशाओं में 4 है। तो वहाँ पूर्व दिशा में उधर की साइड में जो दिशा गत जो द्वीप है, वहाँ जो मनुष्य है वो एक गुरु होगा, एक ही जांग है उनको, 2 जांग नहीं है, एक ही जांग है। एक जांग वाले हैं, इधर जांगे नहीं है उनके। और दूसरे जो दक्षिण दिशागत हैं वे लांगुलिका, उनको पूछे, इसलिए मुझे लगता है कि वही अगर कि वो लंका में और उसमें जो कहते हैं ना सब हनुमान वंश वाले सब, वो हनुमान के इसमें बंदर जैसे वो सब मनुष्यों को दिखाए ना उन्होंने रामायण में। क्षेत्र का आर्यखंड है, इसके नीचे लवण समुद्र है, वहीं का लंका होगी, तो वही वो अंतर्द्वीप पर जुमले मनुष्यों को, लेकिन वो इधर नहीं आ सकते हैं। एक कहीं पर कुछ ना कुछ धागा रहता है, ये जो गलत मान्यता है ना उसके लिए भी कुछ शास्त्र का आधार है। ऐसे भी मनुष्य है कि उन्होंने वर्णन पढ़ा होगा तो वहाँ लगा लिया उन्होंने कि पूछ वाले भी मनुष्य है पाताल में, कुभोग भूमि में। हाँ बराबर, लेकिन है कहीं पर मनुष्य ऐसे कि जिनको पूछ है, सर्वथा गलत नहीं है, भले या नहीं हो तो। तीसरा है पश्चिम दिशागत, इधर पश्चिम दिशागत जो द्वीप है उसके जो मनुष्य है वो बेसनिगा, वैशानिक, मतलब सिंह वाले, सिंह है उनको। बाकी पूरा आकार मनुष्य का होगा, खाली इतना वो जो एक अवयव होगा वो पशु जैसा होगा। सब मनुष्य होगा, पूछ होगी,
सब मनुष्यों का आकार होगा, उनके सिंग होंगे। और उत्तर दिशागत जो कुमानुष द्वीप है, वहाँ के मनुष्यों का आकार कैसा है? उत्तर दिशागत अभाषक, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता है, गूंगे जैसे हैं। ये 4 दिशा के हो गए। अब 4 विदिशा के। आग्नेय दिशा से प्रारंभ करना है। ये पूवादि का है ना यहाँ पर। फिर सक्कुली कन्ना, कन्न पावरणा, लंब कन्न, ससकन्ना, आग्नेय आदि दिशा में लगाना। आग्नेय दिशा विदिशागत जो द्वीप है, वहाँ के जो मनुष्य है वो शशकुली कर्ण है। ऐसे करंज जैसे लंबा रहते ना, शशकुली बोलते हैं हमारे, करंजे बनाते वो। ऐसा करवा ले। हाँ, अपने वैसे थोड़े हैं, लेकिन ऐसा ऐसा ही। हाँ, ये करंजी होती है ऐसा। ये करंजी बनाते हैं ना, ये ऐसे शशकुली बोलते हैं उसको। शशकुली करने वाले हैं। शशकुली म्हणजे करंजे होते आपलं कान, ससाचं कान पुढे येणार आहे, अजून आगे आने वाला है। फिर नैऋत्य दिश विदिशा में कर्ण प्रावरण, कर्ण प्रावरण मतलब उनके कान इतने लंबे हैं कि पूरे वस्त्र जैसे ओढ़ते हैं वो कान को। वस्त्र के सदृश संपूर्ण शरीर ढक जाता है उससे, इतने बड़े लंबे कान हैं। कर्ण प्रावरण, प्रावरण मतलब उसी से उनका शरीर ढकता है। और फिर वायव्य दिशागत जो विदिशा में, वायव्य दिशा में जो द्वीप है, वहाँ के मनुष्यों का लंब कर्ण, लंबे कान वाले, लंबे से लंबे उनका कान है कि वही उसी को ओढ़ सकते हैं, ऐसा इतना लंबा कान है। फिर ईशान दिशा में जो है उसके ससकन्ना, शशा, ससा क्या बोलते हैं इसको? खरगोश, खरगोश, सुसा, सुसा बोले, सुसा, सुसा भी वैसे ही बोलते, सुसा भी बोलते क्या हिंदी में? खरगोश को ससा, सुसा लिखा है इन्होंने नीचे, तो मतलब खरगोश के जैसे कान है उनके, ऐसे ऊपर होते हैं ना, ऐसे वो कान। फिर उसके बाद ये 4 विदिशा के हो गए, 4 दिशा और 4 विदिशा, मतलब विदिशा में सब कानों का अपेक्षा लिखा है, और पूर्व दिशा में तो वो एक जांग वाले, एक पूंछ वाले और सिंग वाले, गूंगे, ऐसे बताएं। अब दोनों के बीच बीच में जो अंतराल में है, तो उधर से चलना, पूर्व और अग्नि दिशा के बीच में जो आएगा उसके मुख जो है वो सिंह मुख है, सिंह का मुख होगा, शरीर मनुष्य का होगा आकार, सिंह मुह लगाना। फिर आगे आग्नेय दिशा और दक्षिण दिशा उसके बीच में आएगा, 2 आएंगे ना, पूर्व और आग्नेय के बीच में, और आग्नेय और दक्षिण के बीच में जो आएगा वो दूसरा अश्वमुख, घोड़े जैसा मुख होगा। फिर तीसरा है इधर से आएंगे, इधर दक्षिण और वायव्य के नैऋत्य के बीच में जो आएगा उसका मुख श्वान मुख है, सिंह मुख, सस्य मुख, अश्वमुख हो गया, अश्वमुख, फिर श्वान मुख, फिर भैंसा का मुख, उसके आगे के द्वीप जो है उसमें भैंसा के मुख का होगा मनुष्य। सब मुख वैसा होगा और दिखने में, और ऐसे कर कहीं कहीं निकालते कि इसमें जो गुफा वगैरह में होते हैं ना, ऐसे निकालते हैं मुख, ऐसा निकालते और शरीर निकालते ऐसा। फिर आगे वग्घ वदना, सूकर आएगा नहीं, वराह, वराह मुख मतलब सूकर जैसा मुख। फिर वाघ मुख, व्याघ्र मुख वाले, गुग्ग मुख, मुख मतलब वो सब द्वीप में सब ऐसे ही होंगे, वो से एक समान ही होंगे। गुग्ग मतलब ये इसको बोलते हैं घुबड़, वो जो उल्लू, उल्लू, उल्लू जो वहाँ दिखता है रोज अपने को, आपके उधर बैठा रहता है वो उल्लू मुख, गुग्गा के मुख जमान, रात में उनको दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। फिर ईशान पूर्व की दिशा में बंदर मुख, कपिवदना, बंदर का मुख रहता है वो मनुष्यों का। फिर उसके बाद हिमवान पर्वत की जो पूर्व साइड में, उधर के पूर्व साइड में जो द्वीप है वहाँ पर मीन मुख, मछली जैसा मुख,
और उसके पश्चिम दिशा में जो है उसका कालमुख बोला है। अब ये कैसा रहता है पता नहीं, कालमुख मतलब काला काला रहता होगा, नहीं हिमवान पर्वत के, हाँ बाद में आएगा क्या, हाँ ये एक सलग पूर्व बताया उन्होंने, हिमवान की पूर्व, विजयार्ध की पूर्व, फिर शिखरी पर्वत का पूर्व भाग और ऐरावत के विजयार्ध का पूर्व भाग, ये क्रम से लेना है। मीन, झस, काल, मेष, गो, मुह, मुखा, मतलब मछली जैसा मुख, मेष जैसा मुख, मेघ जैसा मुख, मेघ म्हणजे ढगच की, बादल जैसा ही मुख है, ऐसा काला काला ऐसा दिखता होगा, मतलब झकझक असं दिसणार फक्त ते असं चेहरा। दर्पण मुख, दर्पण के समान वो मुख। फिर उसके पश्चिम दिशा में, इधर के साइड में, हिमवान पर्वत के पश्चिम दिशा में कालमुख, कहाँ तक आए, झस, काल, मेष, गोमुह, मेघ मुख, वो वैसा ही बराबर है। हाँ, मीन मुख, काल मुख, फिर मेष मुख, गोमुख इधर लेना पश्चिम के साइड में, फिर मेघ मुख और पश्चिम के साइड में विद्युत मुख, बिजली जैसा मुख, फिर दर्पण के समान मुख और हाथी के समान मुख, विज्जु, दप्प, फिर उसके बाद है क्या है, इभ वदना, इभ मतलब हाथी होता है, इभ मतलब हाथी, हाथी के मुख जैसा है, ऐसे हाथी का सोंड होगा और शरीर मनुष्य का होगा। फिर आगे ये सब आग्नेय दिशादि, आग्नेय दिशादि लिखाना लेना सब, सक्कुली कर्णादि, आग्नेय दिशा से लेकर के शशकुली कर्णादिक लेना। फिर सिंह वदन नरपमोहा, सिंह मुख जिसका है ऐसे मनुष्य मुख। एगुरुग सक्कुली सुधि पहुदीनम अंतरे नेया, एक उरक और शशकुली इन दोनों के बीच में अंतर में जानना, मतलब पहले पूर्वादि दिशा से क्रम से लेना, फिर आग्नेय दिशा से लेना शशकुली कर्णादि। शशकुली कर्ण, शशकुली म्हणजे असं करंजी करतो ना त्याला आपलं शशकुली म्हणतात, लांब गोल असं, लंबा गोल ऐसा। और फिर उसके बाद शिव मुखादि कहाँ से लेना, वो पूर्वाग्नेय दिशा से लेना। इस प्रकार अंतर्गत बताया है। फिर गिरी मत्थय दीवा, फिर गिरी के मस्तक के द्वीप लेना। पूता मतलब ये पहले कैसे है वो बताया, और कौन कौन है, किस किस द्वीप के मनुष्य वैसे है उसका वो क्रम से बताया। पूता सगण अगस्य पूर्व दिशा, अपने पर्वत के पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में कहाँ है, पश्चिम भागे अथंति ते कमसो, क्रम से लगाना। जो जो मुख है ना ऊपर से क्रम से लेना, और उसके कहाँ कहाँ के मनुष्य वैसे है वो बताया। और एगो रुगा गुहाए वसंती, जो पूर्व दिशा में एक जांग वाले हैं वे गुहा में रहते हैं, उनका स्थान रहने का गुहा है। और वे क्या खाते हैं, मिठ्ठतर मट्टिम जेमंती, जेमन बोलते हैं ना, जेवन बोलते हैं मराठी में, और गुजराती में जीमन बोलते हैं। हाँ? तो वो मिट्टी बहुत मिट्टी होती है वहाँ की, वो मिट्टी खाते हैं। और शेषा बाकी के द्वीपों के जो मनुष्य है वे तरुतल वासा, उनके गुहा नहीं है, मतलब पेड़ के नीचे वास करते हैं, और कल्पद्रुम से दिए हुए फल को खाते हैं, उसका भोग करते हैं। ये मिट्टी खाते हैं, गुफा जैसे पूर्वत में होती है ना गुहा ऐसे। और ये बाकी के पेड़ के नीचे रहते हैं और कल्पद्रुम से दिए हुए फल को खाते हैं। तो ये वहाँ के मनुष्यों का स्वभाव बताया। अब ये कितने हैं सब मिला करके वो बता रहे हैं गाथा में, 921 नंबर की गाथा है। 24 लवण दुतीरे सुकाल दुतड़ेवी, दीवा तावद्यंतर वासा कोणरावितम। इनकी बाकी सब प्रवृत्ति जगन्य भोग भूमि के समान लगाना। जगन्य भोग भूमि में जो उनके आयु है या उनकी जो भूख है, एक दिन की बात करते हैं, उनकी ऊंचाई है, वो सब जगन्य भोग भूमि के समान लगाना है। एक उरुक वाले, एक जांग वाले पूर्व दिशेचे,
पूर्व दिशा के जो द्वीप हैं वहाँ के मनुष्य गुहाओं में रहते हैं। कितने हैं कुल अपने देखा है, वही उन्होंने गाथा में बताया है कि लवन द्वितीरेषु 24 लवन समुद्र के दोनों तट पर कितने हैं 24। अभ्यंतर तट पर 24 और बाहर के तट पर 24। ऐसे कालोदधी समुद्र में दोनों तटों पर, अभ्यंतर तट मतलब धातकी खंड के पास और इधर पुष्करार्ध के पास, इन दोनों तटों पर 24 हैं। ऐसे 96 कुमानुष द्वीप हैं। तावदी अंतरवासा, और उतने ही क्या है अंतरवास है। द्वीपों का अंतर और व्यास उतना ही है, मतलब कालोदक संबंधी में भी वो जो यहाँ पर जितना अंतर और व्यास बताया है उतना ही कालोदक समुद्र में भी है। कुणरावी तन्नाम, और कुमनुष्य के नाम भी वही है, ये गोरुगा लंबकर्णा ये सब उनके भी वही नाम है लवन कालोदधी समुद्र में भी मनुष्यों के। नहीं नाम मतलब वो एक और का ऐसा है बोल, मतलब उसको पुकारना ही नहीं, किसको पुकारेगा सब। इसमें युगल नहीं बताए, लेकिन वैसे स्त्रियां नहीं बताई। कुंभ भूमि में युगल होता है कि अकेले होते क्या पता। युगल होना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन उसका नहीं आया वर्णन। या अकेले भी हो सकते हैं युगल होंगे लेकिन वर्णन नहीं है फिर। हाँ, अब इस कुमानुष द्वीपों में उत्पन्न होने वाले कौन जीव है, कौन उत्पन्न होते हैं, ये 3 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। हाँ जिनलिंगे मायावी जोई समन्तो वजीवि धनकंखा आई गौर वसन्न जुदा करंती जे पर विवाहंपि दंसन विराहयाजे दोषं नालोचयन्ति दूषणगा पंचगितवामिच्छा मोणं परिहर्य भुञ्जन्ति दुर्भाव असुचि सुदग पुप्पवै जाय शंकरादिं कयदाना विकुवत्ते जीवा कुणरे सुजायन्ते। जिनलिंगे मायावी, जिनलिंग धारण करके जो मायाचारी करते हैं, मुनि वेश धारण किया, आर्य का वेश धारण किया, ये सब वेश धारण किया और अंदर में कपट करते हैं, मायाचार करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सब करते हैं समझो, तो वो उनका जन्म कुंभ भूमि में होता है, उस मायाचार का फल मिलता है। तिरंच जैसा शरीर वो मिल जाता है, वो मायाचार का फल। जोइस मंतोवी जीवी, ज्योतिष और मंत्रों पर जीवन करने वाले, मतलब मुनिलिंग धारण करके अपनी उपजीविका चलाते हैं, मतलब लोगों को अच्छा लगने के लिए उनको ज्योतिष बताना, मंत्र बताना, ये सब करते हैं, उस पर अपनी उपजीविका चलाते हैं वे। और धनकंखा, ये सब जिनलिंग में ही लगाया उन्होंने। जिनलिंग धारण करके धन की इच्छा करते हैं, मैं कितना बड़ा कि मेरे जितना बैलेंस ज़्यादा होगा वो आज मुनि बड़ा, ऐसा चल रहा है। तो ये धन की कंखा करने वाले कोणाचं मुनिलिंग धारण करने के बाद भी धन की इच्छा करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, धन संग्रह करते हैं। तुम्हारे घर का कलश रखूंगा, एक लाख 11,000। इतना मंत्र शांति मंत्र देंगे तो उसका इतना पैसा है ऐसा। लेकिन वो तो अपने लिए थोड़ी ना कर रहे, धर्म के लिए कर रहे। धर्म गौर वसन्न, जो ऐसे बहुत प्रकार हैं, अच्छे भी है बहुत, और ऐसे कुछ अपने लोग वैसे या ख्याति पूजा लाभ के लिए
मुनिलिंग धारण किया है, तो ऐसे सब काम करते हैं। आई गौर वसन्न जुदा, अति गारव संज्ञा से युक्त है। मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, रस गारव, वृद्धि गारव और 7 गारव, ऐसे 3 गारव हैं, उससे जो युक्त होते हैं। और जो पर विवाहम भी करंती, दूसरों की शादी भी करते हैं। इधर लड़की है उधर लड़का है, तो दोनों की शादी ये करके देना, ऐसा काम करते तो वो उनको ये फल मिलता है। दंसन विराहयाजे, जे सम्य दर्शन से भ्रष्ट होते, दर्शन की विराधना करने वाले हैं। दोषम न आलोचयंती, दोष की आलोचना नहीं करते हैं, मेरे से ये दोष हुआ ऐसा गुरु के पास आलोचना नहीं करते हैं। और दूषणगा, जो दूसरों को दूषण देते हैं। पंचज्ञ तवा, पंचाग्नि तप करते हैं। मिच्छा मौनम परिहर्य भुंजंती, और मौन को छोड़ करके भोजन करते हैं, आहार करते समय भी बोलते हैं, मौन धारण नहीं करते हैं। तो इधर भी रात वगैरह में भी मौन रहना चाहिए। दुर्भाव अशुचि सुदग पुप्प वई, जाय शंकर आदि ही कैदाना, दुर्भावना से युक्त होने पर, ये श्रावकों के ऊपर आ गए। ये सब ऊपर मुनि और तपस्वी उनके लिए बताया। और ये श्रावक होकर के दुर्भावना से, अशुचि अवस्था में, सूतक वगैरह है उस समय दान दिया, या जो रजस वाला होती है स्त्री, 3 दिन की अशुद्धि रहती है, तो उस पुष्पवती बोलते, या गर्भवती भी लेंगे क्या पुष्पवती को? हाँ, मतलब वो रजस वाला ही लेंगे। हाँ, पुष्पवती मतलब रजस वाला स्त्री, या जाय शंकर आदि ही, जाति के शंकर आदि के द्वारा, ये इस पर ये सब ये करते हैं ना, ये जाति शंकर नहीं चलता है। हाँ, मतलब 2 जातियों में विवाह हुआ है तो उसके हाथ से, हाँ अग्रवाल में यदि है, हाँ, तो जाति शंकर नहीं है। हाँ, अग्रवाल खंडेलवाल है, लेकिन ये अग्रवाल खंडेलवाल तो अभी निकला है ना सब। पहले जाति शंकर कैसे लेंगे? वर्ण जाति क्या लेते हैं? जाति मतलब क्या लेते हैं? तो भगवान ने चलाई थी वर्ण, वो तो अलग है। हाँ, तो जाति क्या होती है? जाति किसको बोलेंगे? माँ के कुल को जाति बोलते हैं, पिता के कुल बोलते हैं वो, लेकिन वो जाति शंकर का अर्थ यहाँ जाति शंकर लिखा है, लेकिन जाति शंकर किसको कहलाएगा? तसं घेत नाही ते, चतुर्थ पंचम जो है वो भी जाति शंकर बोलते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। आगे, कय दानावी कुवत्ते कृत दानापि, वो भले दान करता है इसके द्वारा, तो भी वो कुभोग भूमि में कुनरेषु जायन्ते, कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। इन्होंने तिलैपन्नति के भी सूत्र दिए हैं, अच्छे हैं वो भी। और कौन कौन होते, 1-2 मिनट में पढ़ते इसको। तिलैपन्नति में 4वां अधिकार है, उसमें ये उन्होंने कारण बताए। अधिमान गव्विदाजे साहूर्ण कुणंति किंच अवमानम, अतिमान से गर्वित होकर के जो साधुओं का अपमान करते हैं, ये कौन कौन जन्म लेते कुभोग भूमि में, वो बता रहे। सम्यक तौर तपस जुदानम भी निगंथान दूषणा देती, सम्यक तौर तप से युक्त भी मुनि है उनको भी दूषण देते हैं। जे माया 4 रदा संजम तव जोग वज्जिदा पावा, जो संयम तप और योग को छोड़ करके माया 4 में रत है, पापी है। इड्डी रस अभी वो बताया था वही, रुद्धि रस 7 रुद्धि गारव, 7 गारव और रस गारव, इससे गर्विष्ठ है मतलब गरुआ। जे मोह से युक्त है, स्थूल सूक्ष्मादिक अतिचार, उसकी गुरुजन समीवे न आलोचनती, गुरु के पास आलोचना नहीं करते हैं। सज्जाय वंदनाओ, जे गुरु संहिता न कुवंती, जो संध्या वंदन रहता है ना सायंकाल और सुबह, देव वंदन आदि, वो गुरु के साथ में नहीं करते हैं। जे मुनि संगों को छोड़ करके एकाकी वसंती, एकाकी रहते हैं, दुराचारी हैं। जो क्रोध से कलह करते हैं, सव्यसिंतो पकुवंती, क्रोध से सबके साथ कलह करते हैं। आहार ससन्न सत्ता, आहार संज्ञा से आसक्त है।
लोह कसायन जनित मोहाजे, लोह कषाय जिनको मोह उत्पन्न हुआ है। धरिऊन जिनलिंगम पावम कुवंती जय घोरम, जिनलिंग धारण करके जो घोर पाप करते हैं। जे कुवंती न भक्तिम अरहंतानम, जो अरहंतों की भक्ति नहीं करते। साहूनम, साधु की भक्ति नहीं करते। जे वात्सल्य से विहीन है, चतुर्वर्ण संगों में वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य से हीन है। जे सुवर्ण पहुदे गैनंती, सुवर्ण आदि ग्रहण करते। जिनलिंग धारिण, जिनलिंग धारण करके भी सुवर्ण चांदी, हमारे संग में सोने का सिंहासन चाहिए, चांदी का चाहिए, सब बर्तन आहार के चांदी के चाहिए, मालाएं चांदी की, सोने की, ये सब ऐसे चांदी सोना आदि ग्रहण करते हैं। वे कन्या विवाह पौदिम, कन्या विवाह इत्यादि में संजत रूप से भी वो करते हैं। जो मौन से विहीना, मौन छोड़ करके आहार करते हैं। घोर पाव संलग्गा, बोले आहार करते हुए ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं कोई ऐसे, तो भी वो बोलना ही हुआ ना। ऐसा बोलते हैं, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वो बोलना ही हुआ। हाँ हाँ, बराबर है। तो घोर पाप संलग्गा, जो घोर पाप से सहित है। अनंतानुबंधी में से किसी एक के उदय से सम्यक्त्व का नाश करते हैं। जे कालवशम पत्ता फलेन पावाण विषम पाकाणम उपज्जन्ति कुरुवा, वे कालवश फल से युक्त हुए पापों के, मतलब पाप का फल जो है उनका उदय आ गए ना वहाँ पर, तो कुरूप होकर के कुमानुष में जल ही दिवेशो, मतलब लवण समुद्र के जल में उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें ये सोचना है कि इसमें से हमें कुछ करते हैं तो हमें कौन सी गति मिलेगी, कुमानुष गति मिलेगी। ये सब अशुभ भावों को छोड़ना है और केवल अपने हित के प्रयोजन से ही मोक्ष मार्ग का सेवन करना है। अब आगे धातकी खंड और पुष्करार्ध क्षेत्र में पर्वत आदि कैसे हैं उसका आगे वर्णन, लवण समुद्र का वर्णन यहाँ पर पूरा हुआ है। 935 में नर अधिकार पूरा हो जाएगा, ढाई द्वीप का 935 पे। कल हो सकता है या परसों, मतलब एक और दिन लगेगा। हाँ कल होगा, फिर उसके बाद 3 या 4 दिन लगेंगे पूरा करने में। हमने कहा था 13 तारीख को पूरा करेंगे, लेकिन अभी 13 तारीख को नहीं पूरा हो पाएगा, तो आगे 3-4 दिन चलेगा। आज 12 है, कल 13 है, लेकिन कल पूरा नहीं होगा। उसके बाद 14 तारीख को चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन नहीं होगा। आगे 15, 16, 17, 18 तक हो सकता है पूरा। 18 तो होगा ही नियम से पूरा, 17 को भी हो सकता है, 18 को हो सकता है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। सोचिए अपने बारे में। ये सब कुभोग भूमि, ये भी एक पर्याय है, जीव की ही पर्याय है, लेकिन उस पर्याय में